चलिए हम देखते हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री के क्लास 10 के 5 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। हम देखेंगे तो मुद्रित या छपी हुई सामग्री के बगैर दुनिया की कल्पना हमारे लिए इतनी मुश्किल है। हम अपने चारों तरफ जहां नज़र दौड़ाएं हमें कोई ना कोई छपी हुई चीज़ दिखाई देगी। किताबें, पत्र पत्रिकाएं, अखबार, मशहूर तस्वीरों की नकलें और मेज पर पड़े नाटक के प्रोग्राम, सरकारी सूचनाएं, कैलेंडर, डायरी, सड़क के किनारे विज्ञापन और सिनेमा के पोस्टर आदि आदि। हम छपा हुआ साहित्य पढ़ते हैं, पेंटिंग देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं और सार्वजनिक दुनिया में चल रहे विवादों का जायजा लेते हैं। हम मुद्रित दुनिया के अस्तित्व को मानकर चलते हैं। यह सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि छपाई के पहले भी एक दुनिया थी। हम शायद ही महसूस करते हैं कि छपाई का अपना एक इतिहास है और इस इतिहास ने हमारे समकालीन जमाने को आकार दिया है। यह इतिहास क्या है? समाज में मुद्रित सामग्री कब से चलनी शुरू हुई? आधुनिक दुनिया को बनाने में इसकी क्या भूमिका है? इस अध्याय में हम मुद्रण के इसी इतिहास को देखेंगे, कैसे यह पूर्वी एशिया से शुरू होकर यूरोप और भारत में फैला। हम मुद्रण तकनीक के प्रसार और प्रभाव को सामाजिक जीवन में आए बदलाव से जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं इसमें शुरुआती छपी किताबें के बारे में देखते हैं। तो मुद्रण की सबसे पहली तकनीकी चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। यह छपाई हाथ से होती थी। तकरीबन 594 ईसा से चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़ कर किताबें छापी जाने लगी थी। चूंकि पतले छिद्रित कागज के दोनों तरफ छपाई संभव नहीं थी, इसलिए पारंपरिक चीनी किताबें एकॉर्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सील कर बनाई जाती थी। किताबों का सुलेखन या खुशनसीबी करने वाले लोग दक्ष सुलेखन या खुशखत होते थे, तो जो हाथ से बड़े सुंदर सुडौले अक्षरों के सही सही कलात्मक लिखाई करते थे। एक लंबे अरसे तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादन चीनी राजतंत्र था। सिविल सेवा परीक्षा से नियुक्त चीन की नौकरशाही भी विशालकाय थी, तो चीन राजतंत्र इन परीक्षाओं के लिए बड़ी तादाद में किताबें छपवाता था। 16वीं सदी में परीक्षा लेने वाले की तादाद बढ़ी, लिहाजा छपी किताबों की मात्रा भी उसी अनुपात में बढ़ गई। 17वीं सदी तक आते आते चीन में शहरी संस्कृति के फलने फूलने से छपाई के इस्तेमाल में भी विविधता आई। अब मुद्रित सामग्री के उपभोक्ता सिर्फ विद्वान और अधिकारी नहीं ही रहे, व्यापारी अपने रोजमर्रा के कारोबार की जानकारी लेने के लिए मुद्रित सामग्री का इस्तेमाल करने लगे। पढ़ना एक शलग भी बन गया। नए पाठक वर्ग को काल्पनिक किस्से, कविताएं, आत्मकथाएं, शास्त्रीय साहित्य कृतियों के संकलन और रोमानी नाटक पसंद थे। हम अमीर महिलाओं ने भी पढ़ना शुरू कर दिया और कुछ ने स्वरचित काव्य और नाटक भी छापे। पढ़ने की यह नई संस्कृति एक नई तकनीक के साथ आई। 19वीं सदी के अंत में पश्चिमी शक्तियों द्वारा अपनी चौकियां स्थापित करने के साथ ही पश्चिमी मुद्रण तकनीकी और मशीनी प्रेस का आयात भी हुआ। पश्चिमी शैली के स्कूलों की जरूरतों को पूरा करने वाला शंघाई प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र बन गया। हाथ की छपाई की जगह अब धीरे धीरे मशीन या यांत्रिक छपाई ने ले ली। उसके बाद जापान में मुद्रण देखते हैं। तो चीनी बौद्ध प्रचारक 768 से 770 ईसा के आसपास छपाई की तकनीकी लेकर जापान आए। जापान को सबसे पुरानी 868 ईस्वी में छपी पुस्तक डायमंड सूत्र है, जिसमें पाठ के साथ साथ काठ पर खुदे चित्र है। तस्वीरें अक्सर कपड़ों, ताश के पत्ते और कागज के नोटों पर बनाई जाती थी। मध्यकालीन जापान में कवि भी छपते थे और गद्यकार भी, और किताबें सस्ती और सुलभ थी। 18वीं सदी के अंत में एदो यानी बाद में जिसे तेक्यू के नाम से जाना गया के शहरी इलाकों की चित्रकारी में शालीन शहरी संस्कृति का पता मिलता है, जिसमें हम चाहे घर के मजमू कलाकारों और तवायफों को देख सकते हैं। हाथ से मुद्रित तरह तरह की सामग्री, महिलाओं, संगीत के साजों के हिसाब किताब, चाय, अनुष्ठान, फूल, साजे, शिष्टाचार और रसोई पर लिखी किताबें से पुस्तकालय एवं दुकानें अटी पड़ी थी।
उसके बाद देखते हैं यूरोप में मुद्रण का आना देखते हैं। तो सदियों तक चीन से रेशम और मसाले रेशम मार्ग से यूरोप आते रहे। 11वीं सदी में चीनी कागज भी इसी रास्ते से आया होगा। कागज ने कातिबे या मुंशियों द्वारा सावधानी पूर्वक लिखी गई पांडुलिपियों के उत्पादन को मुमकिन बनाया। फिर 1295 ईस्वी में मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री चीन में काफ़ी साल तक खोज करने के बाद इटली वापस लौटा। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, चीन के पास वुड ब्लॉक यानी काठ की तख्ती वाली छपाई की तकनीकी पहले से मौजूद थी। मार्को पोलो यह ज्ञान अपने साथ लेकर लौटा। फिर क्या था, इतालवी भी तख्ती की छपाई में से किताब निकालने लगे और जल्द ही यह तकनीक बाकी यूरोप में फैल गई। मुद्रित किताबों को सस्ती अश्लील मानने वाले कुलीन वर्गों और भिक्षु संघों के लिए छपी किताबों के विलासी संस्करण अभी भी बेशकीमती वेलम या चर्म पत्र पर ही छपते थे। व्यापारी और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सस्ती मुद्रित किताबें खरीदते थे। किताबों की मांग बढ़ने के साथ साथ यूरोप भर के पुस्तक विक्रेता विभिन्न देश में निर्यात करने लगे। अलग अलग जगहों पर पुस्तक मेले लगने लगे। बाकी मांग की आपूर्ति के लिए हस्तलिखित पांडुलिपियों के उत्पादन के भी नए तरीके सोचे गए। अब सिर्फ अमीर लोग के यहाँ सुलेखक या कातिब नहीं पाए जाते थे, बल्कि पुस्तक विक्रेता भी अब उन्हें रोजगार देने लगे। आमतौर पर एक विक्रेता के यहाँ 50 कातिब काम करते थे, लेकिन किताबों की बढ़ती मांग हस्तलिखित पांडुलिपियों से नहीं पूरी होने वाली थी। नकल उतारना बेहद खर्चीला, समय साध्य और श्रम साध्य काम था। पांडुलिपियां अक्सर नाजुक होती थी और उनके लाने ले जाने रख रखाव में तमाम मुश्किलें थी। इसलिए उनका सर्कुलेशन यानी चलन गस्त सीमित रहा। तो किताबों की बढ़ती मांग के चलते वुड ब्लॉक प्रिंटिंग तख्ती की छपाई उत्तरोत्तर लोकप्रिय होता गया। 15वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप में बड़े पैमाने पर तख्ती की छपाई का इस्तेमाल करके कपड़े, ताश के पत्ते और छोटी छोटी टिप्पणियों के साथ धार्मिक पत्र छापे जा रहे थे। जाहिर है कि किताबें छापने के लिए इससे भी तेज और सस्ती मुद्रण तकनीकी की जरूरत थी। ऐसा छपाई की एक नई तकनीक के आविष्कार से ही संभव होता, जो 1430 के दशक में स्ट्रेसबर्ग के योहान गुटेनबर्ग ने अंततः कर दिखाया। गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस देखते हैं तो गुटेनबर्ग के पिता व्यापारी थे और वह खेती की एक बड़ी रियासत में पल बढ़कर बड़ा हुआ। वह बचपन से ही तेल और जैतून प्रेस की मशीन दिखाता आया है। बाद में उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी, फिर सुनारी और अंत में उसने शीशे को इच्छित आकृति में गढ़ने में महारत हासिल कर ली थी। अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल उसने अपने नए आविष्कार में किया। जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल या आदर्श बना और सांचे का उपयोग अक्षरों की धातुई आकृतियों को गढ़ने के लिए किया गया। गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना यह यंत्र मुकम्मल कर दिखाया और उसने जो पहली किताबें छापी वह थी बाइबल। तकरीबन 180 प्रतियां बनने में उसे 3 साल लगे, जो उस समय के हिसाब से काफी तेज थे। पर यह नई तकनीक हाथ से किताबें छापने की तकनीक की जगह पूरी तरह से नहीं ले पाई। शुरू में तो छपी किताबें ही अपने रंग रूप और सजा साजा में हस्तलिखित पांडुलिपियों जैसी दिखाई देती थी, लेकिन धातुई अक्षर हाथ की सजावटी शैली का अनुकरण करते थे। हाशिए पर फूल पत्तियों की डिजाइन बनाई जाती थी और चित्र अक्सर पेंट किए जाते थे। अमीरों के लिए बनाई किताबों में छपे पन्ने पर हाशिए की जगह बेल बूटों के लिए खाली जगह छोड़ दी जाती थी, पर खरीदार अपनी रुचि के हिसाब से डिजाइन और पेंट खुद तय करके उसे संवार सकते। करीब 100 साल उसके दरमियान यानी 1450 से 1550 तक यूरोप के ज़्यादातर देशों में छापे खाने लग गए थे। जर्मनी के प्रिंट या मुद्रण दूसरे देश जाकर नए छापे खाने खुलवाया करते थे। छपाई खाने की संख्या में वृद्धि के साथ साथ पुस्तक उत्पादन में कमाल की बढ़ोतरी हुई। 15वीं सदी के दूसरे हिस्से में यूरोप के बाजार में 2 करोड़ मुद्रित किताबें आई। यह संख्या 16वीं सदी में 20 करोड़ हो गई। हाथ की छपाई की जगह यांत्रिक मुद्रण के आने पर ही मुद्रण क्रांति संभव हुई।
उसके बाद मुद्रण क्रांति और उसका असर देखते हैं। तो मुद्रण क्रांति क्या थी? छपाई खाने का आविष्कार महज तकनीकी दृष्टि से नाटकीय बदलाव की शुरुआत नहीं थी। पुस्तक उत्पादन के नए तरीके से लोगों की जिंदगी बदल दी। उसकी बदौलत सूचना और ज्ञान से संस्था और सत्ता से उनका रिश्ता ही बदल गया। उससे लोक चेतना बदली और बदला चीज़ों को देखने का नजरिया भी। तो देखते हैं नया पाठक वर्ग देखते हैं। छापे खाने के आने से एक नया पाठक वर्ग पैदा हुआ। छपाई से किताबों की कीमतें गिरी। किताब की हर प्रति के उत्पादन में जो वक्त और श्रम लगता था वह कम हो गया और बड़ी तादाद में प्रतियां छापना आसान हो गया। बाजार किताबों से पट गई। पाठक वर्ग भी बृहत्तर हो गए और उसके बाद किताबों तक पहुंच आसान होने से बढ़ने की एक नई संस्कृति विकसित हुई। अब तक आम लोग मौखिक संसार में जीते थे। वे धार्मिक किताबों का वाचन सुनते थे, गाथा गीत उनको पढ़कर सुनाया जाता था और किस्सों से भी उनके लिए बोलकर पढ़े जाते थे। ज्ञान का मौखिक लेन देन ही होता था। लोग बाग समूह में ही दास्ताना सुनते या कोई आयोजन देखते आए थे। आप 8वें अध्याय में देखेंगे कि तन्हाई में या खामोशी से पढ़ने की आदि नहीं थी। छपाई क्रांति के पहले किताबें न केवल महंगी थी बल्कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में छपाई भी असंभव था। अब किताबें समाज के व्यापक तबकों तक पहुंच सकती थी। अगर पहले की जनता श्रोता थी तो कह सकते हैं कि अब पाठक जनता अस्तित्व में आ गई है। लेकिन यह संस्करण सरल नहीं था। किताबें सिर्फ साक्षर ही पढ़ सकते थे और यूरोप के अधिकांश देशों में 20वीं सदी तक साक्षरता की दर सीमित थी। प्रकाशकों के लिए सवाल यह था कि लोगों में छपी किताबें के प्रति दिलचस्पी कैसे जगाएं। इसके लिए उन्हें मुद्रित कृति की व्यापक पहुंच का ध्यान रखना था। जो नहीं पढ़ पाते थे वे भी बोलकर पढ़े गए को सुनकर उसका लुत्फ तो उठाते ही थे। इसलिए मुद्रकों ने लोकगीत और लोक कथाएं छापनी शुरू कर दी और ऐसी किताबें आमतौर पर तस्वीरों से खूब सजी धजी यानी सचित्र होती थी। फिर उन्हें सामूहिक ग्रामीण सभाओं में या शहरी शराबघरों में गाया सुनाया जाता था। इस तरह मौखिक संस्कृति मुद्रण संस्कृति में दाखिल हुई और छपी सामग्री मौखिक अंदाज में प्रसारित हुई। मौखिक और मुद्रित संस्कृतियों के बीच की विभाजन रेखा धुंधली पड़ गई। श्रोता और पाठक वर्ग एक दूसरे में घुल मिल गए। उसके बाद धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर देखते हैं। तो छापेखाने से विचारों के व्यापक प्रचार प्रसार और बहस मुबाहिसे के द्वार खुले। स्थापित सत्ता के विचारों से असहमत होने वाले लोग भी अब अपने विचारों को छापकर उन्हें फैला सकते थे। छपे हुए संदेश के जरिए वे लोगों को अलग ढंग से सोचने के लिए बना सकते थे या कोई कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकते थे। जाहिर है कि इस बात का जीवन के कई क्षेत्रों में गंभीर महत्व था। हर कोई मुद्रित किताब को लेकर खुश नहीं था। उन्होंने इसका स्वागत भी किया। उनको मन में उसको लेकर कई डर थे। कई लोगों को छपी किताबों के व्यापक प्रसार और छपे शब्द की सुगमता को लेकर यह आशंका थी कि न जाने इसका आम लोगों के जहन पर क्या असर पड़ेगा। भय था कि अगर छपे हुए और पढ़े जा रहे पर कोई नियंत्रण न होगा तो लोगों में बागी और अधार्मिक विचार पनपने लगेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मूल्यवान साहित्य की सत्ता ही नष्ट हो जाएगी। धर्मगुरुओं और सम्राटों तथा कई लेखकों एवं कलाकारों द्वारा व्यक्त की गई यह चिंता एवं मुद्रित और नव प्रसारित साहित्य की व्यापक आलोचना का आधार बनी। आइए देखें कि जीवन के एक क्षेत्र धर्म में इसका क्या असर हुआ। तो धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखी। इसकी एक छपी प्रति विटेनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टांगी गई। इसमें लूथर ने चर्च को शस्त्रार्थ के लिए चुनौती दी। जल्द ही लूथर के लेख बड़ी तादाद में छपी और पढ़े जाने लगे। इसके नतीजे में चर्च में विभाजन हो गया और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हुई। कुछ ही हफ्तों में न्यू टेस्टामेंट में लूथर के तर्जुमे या अनुवाद की 5,000 प्रतियां बिक गई और 3 महीने के अंदर दूसरा संस्करण निकालना पड़ा। प्रिंट के प्रति तहे दिल से कृतज्ञ लूथर ने कहा, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। कई इतिहासकारों का यह ख्याल है कि छपाई ने नया बौद्धिक माहौल बनाया और इसमें धर्म सुधार आंदोलन के नए विचारों के प्रसार में मदद की। मुद्रण और प्रतिरोध क्या है? तो छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के
के बल पर कम प्रशिक्षित लोग धर्म के अलग अलग व्याख्याओं से परिचित हुए। 16वीं सदी के इटली के एक क्रिश्चियन मेनुकियो ने अपने इलाके में उपलब्ध किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया था। उन किताबों के आधार पर उसने बाइबिल के नए अर्थ लगाने शुरू कर दिए और उसने ईश्वर और सृष्टि के बारे में ऐसे विचार बनाए कि रोमन कैथोलिक चर्च उससे क्रोध हो गया और ऐसे धर्म विरोधी विचारकों को दबाने के लिए रोमन चर्च ने जब इंक्विजिशन यानी धर्मद्रोहियों के दुरुस्त करने वाली संस्थाएं शुरू किया तो मेनुकियो को 2 बार पकड़ा गया और आखिरकार उसे मौत की सजा दे दी गई। धर्म के पास ऐसे पाठ और उस पर उठाए जा रहे सवालों से परेशान रोमन चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर कई तरह की पाबंदियां लगाई और 1558 ईस्वी में प्रतिबंधित किताबों की सूची रखने लगे। उसके बाद देखते हैं पढ़ने की जुनून। देखते हैं तो पूरे 17वीं और 18वीं सदी के दौरान यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों में साक्षरता बढ़ती रही। अलग अलग संप्रदाय के चर्चों में गांवों में स्कूल स्थापित किए गए और किसानों कारीगरों को शिक्षित करने लगे। 18वीं सदी के अंत तक यूरोप के कुछ हिस्सों में साक्षरता दर 60 से 80% तक हो चुकी थी। यूरोपीय देशों में साक्षरता और स्कूलों के प्रसार के साथ लोगों में पढ़ने का जैसे जुनून पैदा हो गया। लोगों को किताबें चाहिए थी, इसलिए मुद्रण ज़्यादा से ज़्यादा किताबें छपने लगी थी। नए पाठकों की रुचि का ध्यान रखते हुए किस्म किस्म का साहित्य छपने लगा। पुस्तक विक्रेताओं ने गांव-गांव जाकर छोटी छोटी किताबें बेचने वाले फेरीवालों को काम पर लगाए। ये किताबें मुख्यतः पंचांग के अलावा लोक कथाएं और लोकगीतों की हुआ करती थी, लेकिन जल्द ही मनोरंजन प्रधान सामग्री भी आम पाठकों तक पहुंचने लगी। इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स या एक्सपेशिया किताबें बेचने वालों को चैंपमैन कहा जाता था। इस किताबों को गरीब तबके भी खरीद कर पढ़ सकते थे। फ्रांस में बिब्लियोथेक ब्लू का चलन था, जो सस्ते कागज पर छपी और नीली जिल्द में बंधी छोटी किताबें हुआ करती थी। इसके अलावा 4-5 पन्ने की प्रेम कहानियां थी और अतीत की थोड़ी कथाएं थी जिन्हें इतिहास कहते थे। आप देख सकते हैं कि अलग अलग उद्देश्य और दिलचस्पी के हिसाब से किताबों के कई आकार प्रकार थे। 18वीं सदी के आरंभ से पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ है, जिसमें समसामयिक घटनाओं की खबर के साथ मनोरंजन भी परोसा जाने लगा। अखबार और पत्रों में युद्ध और व्यापार से जुड़ी जानकारी के अलावा दूर देशों की खबर होती थी। उसी समय वैज्ञानिक और दार्शनिक भी आम जनता की पहुंच के बाहर नहीं रहे। प्राचीन और मध्यकालीन ग्रंथ संकलित किए गए और नक्शों के साथ साथ वैज्ञानिक खाके भी बड़ी मात्रा में छापे गए। जब आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कार प्रकाशित करने शुरू किए तो उनके लिए विज्ञान बोध में पगा एक 12 पाठक वर्ग तैयार हो चुका था। टॉमस पेन वाल्टलेयर जैसे जया-जाक रूसो जैसे दार्शनिकों की किताबें भी भारी मात्रा में छपने और पढ़े जाने लगे। जाहिर है कि विज्ञान, तर्क और विवेकवाद के उनके विचार लोकप्रिय साहित्य में भी जगह पाने लगे। दुनिया के जालिमों, अब हिलोगे तुम। दिखते हैं 18वीं सदी के मध्य तक यह आम विश्वास बन चुका था कि किताबों के जरिए प्रगति और ज्ञान उदय होता है। कई सारे लोगों का मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती है, कि वे निरंकुशवाद और आतंकी राजसत्ता से समाज को मुक्ति दिलाकर ऐसा दौर लाएंगे जब विवेक और बुद्धि का राज होगा। 18वीं सदी फ्रांस के एक उपन्यासकार लुई सेबेस्तिये मर्सिये ने घोषणा की कि छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। इससे बन रही जनमत की आंधी से निरंकुशवाद उड़ जाएगी। मर्सिये ने उपन्यास में नायक अक्सर किताबें पढ़ने से बदल जाते हैं। वे किताबें घोटते हैं, किताबों की दुनिया में जीते हैं और इसी क्रम में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञानोदय को लाने और निरंकुशवाद के आधार को नष्ट करने में छापेखाने की भूमिका के बारे में आश्वस्त मर्सिये ने कहा, हे निरंकुशवादी शासकों, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है। आभासी लेखक की कलम के जोड़ के आगे तुम हिल उठोगे। तो मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति देखते हैं। तो कई इतिहासकारों का मानना है कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां रची। क्या हम दोनों में ऐसा संबंध बना सकते हैं? मूलतः 3 तरह के तर्क दिखने लायक हैं। पहला, छपाई के चलते ज्ञानोदय के चिंतकों के विचारों का प्रसार हुआ।
उनके लेखन ने कुल मिलाकर परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशतावाद की आलोचना पेश की। उन्होंने रीति रिवाजों की जगह विवेक के शासन पर बल दिया और मांग की हर चीज को तर्क और विवेक की कसौटी पर ही कसा जाए। उन्होंने चर्च की धार्मिक और राज्य की निरंकुश सत्ता पर प्रहार करके परंपरा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को दुर्बल कर दिया। बात लेयर और रूसो के लेखन का व्यापक पाठक वर्ग था और उनके पाठक एक नए आलोचनात्मक, सवालिया और तार्किक नजरिए से दुनिया को देखने लगे थे। दूसरा देखते हैं तो छपाई ने वाद विवाद संवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया। सारे पुराने मूल्य, संस्थाओं और कायदों पर आम जनता के बीच बहस मुबाहिसे हुए और उनके पुनर्मूल्यांकन का सिलसिला शुरू हुआ। तर्क की तादाद से परिचित यह नई पब्लिक धर्म और संस्था को प्रश्नांकित करने का मोल समझ चुकी थी और उसके बाद इस तरह बनी सार्वजनिक दुनिया से सामाजिक क्रांति के नए विचारों का सूत्रपात हुआ। तीसरा देखें तो 1780 के दशक तक राजशाही और उसकी राजनैतिकता, उसके नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले साहित्य का ढेर लग चुका था। इस प्रक्रिया में सामाजिक व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए थे। कार्टूनों और कैरिकेचरों यानी व्यंग्य चित्रों में यह भाव उभरता था कि जनता तो मुश्किलों में फंसी है जबकि राजशाही भोग विलास में डूब रही है। भूमिगत घूमने वाले इस साहित्य ने लोगों को और राजतंत्र के खिलाफ भड़काया। हम इन तर्कों को कैसे समझे? इसमें तो कोई शक नहीं है कि छपाई में नए विचारों को फैलने में मदद की। लेकिन याद रहे कि लोग बाग हर तरह की सामग्री पढ़ते थे। एक तरह वे अगर रूसो और बातलेयर पढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ चर्च और राज्य के प्रोपेगेंडा या विचार भी। वे हर पढ़ी या देखी चीज से तो सीधे प्रभावित नहीं हो सकते थे। वे कुछ विचारों को स्वीकारते थे तो कुछ को नकारते भी थे, फिर चीजों की अपने ढंग से व्याख्या भी करते थे। इस तरह मुद्रण में उनके मानस को वो सीधे तौर पर भले नहीं रचा हो पर इसने अलग ढंग से सोचने की संभावनाएं जरूर खोली। उसके बाद 19वीं सदी देखते हैं। 19वीं सदी के यूरोप में जन साक्षरता की दिशा में लंबी लंबी छलांगे लगाई जिससे कि बूते महिलाओं और बच्चों के रूप में बड़ी मात्रा में नए पाठ्य वर्ग तैयार हुए। तो बच्चे, महिलाएं और मजदूर देखते हैं। तो 19वीं सदी के आखिर से प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य होने के चलते बच्चे पाठकों की एक अहम श्रेणी बन गए। प्रकाशन उद्योग के लिए पाठ्य पुस्तकों का उत्पादन महत्वपूर्ण हो गया। फ्रांस में 1857 के सिर्फ बाल पुस्तकें छापने के लिए एक प्रेस या मुद्रणालय स्थापित किए गए। इस प्रेस में पुरानी और नई दोनों तरह की परिकथाओं और लोक कथाओं का प्रकाशन किया गया। जर्मनी के ग्रिम बंधुओं ने वर्षों लगाकर किसानों के बीच से लोक कथाएं जमा की। उनके द्वारा एकत्रित सामग्री का संपादन हुआ, फिर कहानियों को अंततः 1812 के एक संकलन में छापा गया। बच्चों के लिए अनुप्रयुक्त सामग्री या जो चीजें कुलीन वर्गों को अश्लील लगती थी उन्हें प्रकाशित संस्करण में शामिल नहीं किया जाता था। इस तरह पुरानी ग्रामीण लोक कथाओं को नया रूप मिला। छपने से वे दर्ज तो हुई पर इस प्रक्रिया में बदल भी गई। महिलाएं पाठिकाएं और लेखिकाएं की भूमिका में ज्यादा अहम हो गई। पेनी मैगजीन्स या एक पेशिया पत्रिकाएं खास तौर पर उन्हीं के लिए होती थी। वैसे ही जैसे कि सही चाल चलन और गृहस्थी सिखाने वाली निर्देशिकाएं। 19वीं सदी में जब उपन्यास छपने लगे तो महिलाएं उनका अहम पाठक मानी गई। मशहूर उपन्यासकारों ने लेखिकाएं अग्रणी थी। जैन ऑस्टियन, ब्रॉन्ट वहने, जॉर्ज इलियट आदि। उनके लेखन में नई नारी की परिभाषाएं उभरी जिसका व्यक्तित्व सुदृढ़ था, जिसमें गहरी सूझबूझ थी और जिनका अपना दिमाग था, अपनी इच्छा शक्ति थी। 17वीं सदी से ही किराए पर हिस किताब देने वाले पुस्तकालय अस्तित्व में आ गए थे। 19वीं सदी के इंग्लैंड में ऐसे पुस्तकालयों का उपयोग सफेद कॉलर मजदूरों, दस्तकारों और निम्न वर्गीय लोगों को शिक्षित करने के लिए किया गया था। काम के दिन के छोटे होने के बाद मजदूरों को अपने सुधार और आत्म अभिव्यक्ति के लिए थोड़ा वक्त मिलने लगा। उन्होंने बड़ी संख्या में राजनीतिक परिचय और आत्मकथाएं लिखी। नए तकनीकी परिष्कार देखते हैं। 18वीं सदी के अंत तक प्रेस धातु से बनने लगे थे। पूरी 19वीं सदी के दौरान छापेखाने के तकनीकी में लगातार सुधार हुए। 19वीं सदी के मध्य तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने शक्ति चालित
बेलनाकार प्रेस को वो कारगर बना लिया था। इससे प्रति घंटे 8,000 शीट या ताव छपे सकते थे। यदि सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस आ गया था, जिससे एक साथ 6 रंग की छपाई मुमकिन थी। 20वीं सदी के शुरू से ही बिजली चलने वाले प्रेस के बल पर छपाई का काम बड़ी तेजी से होने लगा था। 1-2 और चीजें हुई। कागज डालने की विधि में सुधार हुए, प्लेट की गुणवत्ता बेहतर हुई, स्वचालित पेपर रील की रंगों के लिए फोटो विद्युतीय नियंत्रण की भी काम में आने लगे थे। इस तरह कई छोटी छोटी मशीनें इकाइयों में कुल सुधार की बदौलत छपे हुए पन्ने का रंग रूप भी बदल गया। मुद्रकों और प्रकाशकों ने अपने उत्पादन बेचने के नए गुण अपनाए। 19वीं सदी की पत्रिकाओं ने उपन्यासों को धारावाहिक छापा, जिससे उपन्यास लेखन की एक खास शैली विकसित हुई। इंग्लैंड में 1920 के दशक में लोकप्रिय किताबें एक सस्ती श्रृंखला के तहत छापी गई। किताबों की जिल्द का आवरण या डस्ट कवर भी 20वीं सदी की तकनीकी नौइयत है। 1930 की आर्थिक मंदी के आने से प्रकाशकों को किताबों की बिक्री गिरने का भय हुआ। लिहाजा पाठकों की जेब का ख्याल रखते हुए उन्होंने सस्ते पेपर बैक या जिल्द संस्करण छापे। उसके बाद भारत का मुद्रण संस्करण क्या है देखते हैं। तो आइए देखें कि भारत में छपाई कब शुरू हुई और मुद्रण युग के पहले यहाँ सूचना और विचार कैसे मिलते थे। तो मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपियां देखते हैं। तो भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपराएं थी। पांडुलिपियां तार के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल कर बनाई जाती थी। कभी कभी तो पन्नों पर बेहतरीन तस्वीरें भी बनाई जाती थी। फिर उन्हें उम्र बढ़ाने के ख्याल से तख्तियों की जिल्द में या सिलकर बांध दिया जाता था। 19वीं सदी के अंत तक छपाई के आने के बाद भी पांडुलिपियां छपी जाती थी, लेकिन पांडुलिपियां नाजुक होती थी, काफी महंगी थी। एक तो उन्हें बड़ी सावधानी से पकड़ना होता था, दूसरा लिपियों के अलग अलग तरीके से लिखे जाने के चलते उन्हें पढ़ना भी आसान नहीं था, इसलिए उनका व्यापक दैनिक इस्तेमाल नहीं होता था। हालांकि पूर्व औपनिवेशिक बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाओं का बड़ा जाल था, लेकिन विद्यार्थी आमतौर पर किताबें नहीं पढ़ते थे। गुरु यदास्त से किताबें सुनते थे और विद्यार्थी उन्हें लिख लेते थे। इस तरह कई सारे लोग बिना कोई किताब पढ़े साक्षर बन जाते थे। छपाई भारत आई तो देखते हैं प्रिंट प्रेस पहले 16वीं सदी से में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया। जेसुइट पुजारियों ने कोंकणी सीखी और कई सारी पुस्तिकाएं छापी। 1674 ईस्वी तक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छप चुके थे। कैथोलिक पुजारियों ने 1579 में कोचीन में पहली की तमिल किताबें छापी और 1713 ईस्वी में पहली मलयालम किताबें छापने वाले वहीं थे। डच प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारकों ने 32 तमिल किताबें छापी, जिनमें से कई पुरानी किताबों का अनुवाद भी था। अंग्रेजी भाषाई प्रेस भारत में काफ़ी देर तक विकसित नहीं कर पाया था। अंग्रेजी भाषी प्रेस भारत में काफ़ी देर तक विकास नहीं कर पाया था। यद्यपि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं सदी के अंत तक छापे खाने का आयात शुरू कर दिया। जेम्स अगस्टस हिकी ने 1780 में बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया, जिसने खुद को यूं परिभाषित किया, हर किसी के लिए खुली एक व्यावसायिक पत्रिका जो किसी के प्रभाव में नहीं है। यानी यह पत्रिका भारत में प्रेस चलाने वाले औपनिवेशिक शासन से आजाद निजी अंग्रेजी उद्यम थी और इसे अपनी स्वतंत्रता पर अभिमान था। हिकी ढेर सारे विज्ञापन छापता था, जिसमें दासों की बिक्री से जुड़े इश्तेहार भी शामिल थे, लेकिन हाथ की वह भारत में कार्यरत वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारियों से जुड़ी गपबाजी भी छापता था। इससे नाराज होकर गवर्नर जनरल वारिंग हेस्टी ने हिकी पर मुकदमा कर दिया और ऐसे सरकारी आश्रय प्राप्त अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया, जो औपनिवेशिक राज्य की छवि पर होते हमलों से उसकी रक्षा कर सके। 18वीं सदी के अंत तक कई सारी पत्र पत्रिकाएं छपने लगी। कुछ हिंदुस्तानी भी अपने अखबार छापने लगे। ऐसे प्रयासों में पहला था राजा राम मोहन राय के करीबी रहे गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट।
उसके बाद धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें देखें। जैसा कि आप जानते हैं 19वीं सदी की शुरुआत से ही धार्मिक मसलों को लेकर बहसों का बाजार गर्म हुआ। अलग अलग सामूहिक औपनिवेशिक समाज में हो रहे बदलावों से जूझते हुए धर्म की अपनी अपनी व्याख्या पेश कर रहे थे। कुछ तो मौजूदा रीति रिवाजों की आलोचना करते हुए उनमें सुधार चाहते थे, जबकि कुछ अन्य समाज सुधारकों के तर्क के खिलाफ खड़े थे। ये सारे वाद विवाद प्रिंट में शरेआम पब्लिक में हुए। छपी हुई पुस्तिकाओं और अखबारों ने न केवल नए विचारों का प्रसार किए, बल्कि उन्होंने बहस की शक्ल भी तय की। इन बहसों में व्यापक जन समुदाय भी हिस्सा ले सकता था, अपने मत जाहिर कर सकता था। इस तरह के मतांतर से नए विचार उभरे। यह वह समय था जब समाज और धर्म सुधारों को तथा हिंदू रूढ़िवादियों के बीच विधवादाह, एकेश्वरवाद, ब्रह्म पुजारी वर्ग और मूर्ति पूजा जैसे मुद्दों को लेकर तेज बहस ठनी हुई थी। बंगाल में जैसे जैसे बहस चली, लगातार बढ़ती तादाद में पुस्तिकाओं और अखबारों के जरिए तरह तरह के तर्क समाज के बीच आने लगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के ख्याल से उन्हें आम बोलचाल की भाषा में छापा गया। राजा राम मोहन राय ने 1821 में संवाद कौमुदी प्रकाशित किया और रूढ़िवादियों ने उनके विचारों से टक्कर लेने के लिए समाचार चंद्रिका का सहारा लिया। 2 फारसी अखबार, जाम-ए-जहां नामा और शमशुल अखबार भी 1882 में प्रकाशित हुए। उत्तर भारत में उलमा मुस्लिम राजवंशों के पतन को लेकर चिंतित थे। उन्हें डर था कि कहीं औपनिवेशिक शासक धर्मांतर को बढ़ावा न दे दे या मुस्लिम कानून न बदल से डाले। इससे निपटने के लिए उन्होंने सस्ते लिथोग्राफी प्रेस का इस्तेमाल करते हुए धर्म ग्रंथों के फारसी या उर्दू अनुवाद छापे और धार्मिक अखबार तथा गुटके निकाले। सन 1867 में स्थापित देवबंद सेमिनरी ने मुसलमान पाठकों को रोजमर्रा का जीवन जीने का सलीका और इस्लामी सिद्धांतों का मायने समझाते हुए हजारों फतवे जाहिर किए। पूरी 19वीं सदी के दौरान इस्लामी संप्रदाय और सेमिनरी पैदा हुए। धर्म को लेकर सबकी अपनी अपनी व्याख्या थी। हर कोई अपना संप्रदाय बढ़ाना चाहता था और दूसरों के असर को काटना चाहता था। हिंदुओं के बीच की छपाई से खास तौर पर स्थानीय भाषाओं में धार्मिक पढ़ाई को काफी बल मिला। तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। 19वीं सदी के मध्य तक सस्ते लिथोग्राफी संस्करणों से उत्तर भारत का बाजार पट गया। लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और बम्बई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस में अनेक भारतीय भाषाओं के अनगिनत धार्मिक किताबें छपी। मुद्रित और लाने ले जाने में आसान होने के कारण अस्वास्थ्यवान इन्हें कहीं भी किसी समय पढ़ सकते थे। इन्हें अनपढ़ लोगों की बड़ी भीड़ में बोल कर भी पढ़ाया जा सकता था। मतलब यह है कि धार्मिक पुस्तकें बड़ी तादाद में व्यापक जन समुदाय तक पहुंच रही थी, जिसके चलते विभिन्न धर्मों के बीच और उनके अंदर बहस, मुबाहिसे और वाद विवाद, संवाद की नई स्थिति बन गई थी। लेकिन प्रिंट ने समुदाय के बीच सिर्फ मतांतर ही नहीं पैदा किया, बल्कि इनमें समुदायों को अंदर से और विभिन्न हिस्सों को पूरी भारत में जोड़ने का काम भी किया। उसके प्रकाशन के नए रूप देखते हैं तो छापेखाने से नए तरह के लेखन के लिए भूख जागी। जैसे जैसे नए लोग पढ़ने लगे, छपे हुए पन्नों में अपनी जिंदगी, अपने तजुर्बे, अपने भोगे हुए रिश्तों को देखने की चाहत बलवती होती गई। यूरोप में विकसित उपन्यास नामक एक साहित्यिक विद्या इन जरूरतों को पूरा करने में सक्षम थी। जल्दी ही इसने अपनी एक खास भारतीय शक्ल और शैली अख्तियार कर ली। अपने पाठकों को इसने अनुवाद का नया संसार और मानव जीवन की विविधता का बोध प्रदान किया। दूसरी तरफ साहित्यिक विद्याएं जैसे गीत, कहानियां, सामाजिक राजनीतिक मसलों पर लेख, ये सब पाठकों की दुनिया का हिस्सा बन गए। अपने अलग अलग तेवरों में इन्होंने इंसानी जिंदगी और अंतरंग भावनाओं और उन सामाजिक राजनीतिक नियमों पर बल दिया जिनसे उनका स्वरूप तय होता था। 19वीं सदी के अंत तक एक नई तरह की दृश्य संस्कृति भी आकार ले ली थी।
इन छापेखाने की बढ़ती तादाद के साथ छवियों की कई नकलें या प्रतियां अब बड़ी आसानी से बनाई जा सकती थी। राजा रवि वर्मा जैसे चित्रकारों ने आम खपत के लिए तस्वीरें बनाई। काठ की तख्ती पर चित्र उकेरने वाले गरीब दस्तकारों ने लेटर प्रेस छापेखाने के करीब अपनी दुकानें लगाई और मुद्रकों से काम पाने लगे। बाजार के में सुलभ सस्ती तस्वीरें और कैलेंडर खरीदकर गरीब भी अपने घरों या दफ्तरों में सजाया करते थे। इन छपी तस्वीरों ने आहिस्ता आहिस्ता आधुनिकता और परंपरा, धर्म और राजनीतिक तथा समाज और संस्कृति के लोकप्रिय विचार लोक को गढ़ना शुरू कर दिया। 1870 के दशक तक पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करते हुए कैरिकेचर और कार्टून छापने लगे। कुछ में शिक्षित भारतीय के पश्चिमी पोशाक और पश्चिमी अभिरुचियों का मजाक उड़ाया गया, जबकि कुछ अन्य में सामाजिक परिवर्तन को लेकर एक डर देखा गया। साम्राज्यवादी व्यंग्य चित्रों में राष्ट्रवादियों का मजाक उड़ाया जाता था, जो राष्ट्रवादी भी साम्राज्यवादी सत्ता पर निशान साधने में पीछे नहीं हटते थे। महिलाएं और मुद्रण देखें तो महिलाओं की जिंदगी और उनकी भावनाएं बड़ी साफ गोई और गहनता से लिखी जाने लगी थी। इसलिए मध्यवर्गीय घरों में महिलाओं का पढ़ना भी पहले से बहुत ज़्यादा हो गया। उदारवादी पिता और पति अपने यहाँ औरतों को घर पर पढ़ाने लगे और 19वीं सदी के मध्य में जब बड़े छोटे शहरों में स्कूल बने तो उन्हें स्कूल भेजने लगे। कई पत्रिकाओं ने लेखिकाओं को जगह दी और उन्होंने नारी शिक्षा की जरूरत को बार बार रेखांकित किया। उनमें पाठ्यक्रम भी छपता था और जरूरत के मुताबिक पाठ्य सामग्री भी, जिसका इस्तेमाल घर बैठे स्कूली शिक्षा के लिए किया जा सकता था। लेकिन सारे परिवार उदार दिल नहीं थे। अनेक परंपरावादी हिंदू मानते थे कि पढ़ी लिखी कन्याएं विधवा हो जाती हैं और इसी तरह दकियानूसी मुसलमान को भी लगता था कि उर्दू के रोमानी अफसाने पढ़कर औरतें बिगड़ जाएगी। कभी कभार बागी औरतों ने इन प्रतिबंधों को आविष्कार भी किया। हमें उत्तर भारत के दकियानूसी मुसलमान परिवार की एक ऐसी ही लड़की की कहानी पता है जिसने गुपचुप ढंग से न सिर्फ पढ़ना सीखा बल्कि लिखना भी सीखा। उसके खानदान वाले चाहते थे कि वह सिर्फ अरबी कुरान पढ़े, जो कि उसके पल्ले नहीं पड़ता था। लिहाजा उसने वह जवान पढ़ने की जिद की जो उसकी अपनी थी। पूर्वी बंगाल में 19वीं सदी के प्रारंभ में कट्टर रूढ़िवादी परिवार में ब्याही कन्या रस सुंदरी देवी ने रसोई में छिप छिप कर पढ़ना सीखा। बाद में चलकर उन्होंने अमर जीवन नामक आत्मकथाएं भी लिखी, जो 1876 में प्रकाशित हुई। यह बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मक कहानी थी और चूंकि समाजवादी सुधारों और उपन्यासों ने पहले ही नारी जीवन और भावनाओं में दिलचस्पी पैदा कर ली थी, इसलिए महिलाओं द्वारा लिखी जा रही आप बीती के प्रति कुतूहल तो था ही। कैलाशवासिनी देवी जैसी महिलाओं ने 1860 के दशक में महिलाओं के अनुभवों पर लिखना शुरू किया। कैसे वे घरों में बंदी और अनपढ़ बनाकर रखी जाती थी, कैसे वे घर भर के काम का बोझ उठाती है और कैसे वो जिनकी सेवा करती है वहीं उनके कैसे दुत्कारते हैं। आज जो महाराष्ट्र है वहाँ 1880 के दशक में ताराबाई सीधे और पंडिता रामाबाई ने उच्च जाति की नारियों की दयनीय हालत के बारे में जोश और रोष में लिखा। सामाजिक बंधनों में बंधी औरत के लिए पढ़ने के क्या मायने हैं, इस पर एक तमिल उपन्यास में एक औरत ने लिखा, बहुतेर कारणों से मेरी दुनिया छोटी है। मेरे जीवन की आधी से ज्यादा खुशियां किताबें पढ़ने से आई है। उर्दू, तमिल, बंगाली और मराठी प्रिंट संस्कृति पहले विकसित हो गई थी, पर गंभीर हिंदी छपाई की शुरुआत 1870 के दशक से ही हुई। जल्द ही उसका एक बड़ा हिस्सा नारी शिक्षण को समर्पित हुआ। 20वीं सदी के आरंभ में महिलाओं के लिए मुद्रित और कभी कभी उनके द्वारा संपादित पत्रिकाएं लोकप्रिय हो गई। उनमें औरतों की तालीम, विधवा जीवन, विधवा विवाह और राष्ट्रीय आंदोलन जैसे मसलों पर लेखनी चलाई गई। कुछ पत्रिकाओं ने महिलाओं को गृहस्थी चलाने और पेंशन के नुस्खे बताने के साथ साथ कहानियों और धारावाहिक उपन्यासों के जरिए मनोरंजन परोसा। पंजाब में भी 20वीं सदी के आरंभ से ही लोकप्रिय लोक साहित्य बड़े पैमाने पर छपा गया। राम चड्ढा ने औरतों की आज्ञाकारी बीवियों बनने की सीख देने के उद्देश्य
से अपनी बेस्ट सेलिंग कृति स्त्री धर्म विचार लिखी। इन खालसा ट्रेक सोसाइटी यानी खालसा पुस्तिका सभा ने इसी तरह के संदेश देते हुए सस्ती पुस्तिकाएं छापी। अच्छी औरतें बनने के उपदेश को कई बार संवाद के रूप में पेश किए गए। बंगाल में केंद्रीय कलकत्ता का एक पूरा इलाका बटाला लोकप्रिय किताबों के प्रकाशन को समर्पित हो गया। यहाँ पर आप धार्मिक गुटकों और ग्रंथों के सस्ते संस्करण तो खरीद सकते हैं जो आमतौर पर अश्लील और सनसनीखेज समझा जाता है, पर वह भी उपलब्ध था। 19वीं सदी के अंत तक ऐसी बहुत सारी किताबों पर काठ की तख्ती और लिथोग्राफी रंगों की मदद से प्रचुर मात्रा में तस्वीरें उकेरी जा रही थी। फेरी वाले बटाला के प्रकाशन लेकर घर घर घूमते थे, जिससे महिलाओं को फुर्सत के वक्त मनपसंद किताबें पढ़ने में सहूलियत हो गई। प्रिंट और गरीब जनता देखें तो 19वीं सदी के मद्रासी शहरों में काफ़ी सस्ती किताबें चौकी चौराहों पर बेची जा रही थी, जिसके चलते गरीब लोग भी बाजार से उन्हें खरीदने की स्थिति में आ गए थे। 20वीं सदी के आरंभ से सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगे थे, जिससे किताबों की पहुंच निसंदेह बढ़ी। ये पुस्तकालय अक्सर शहरों या कस्बों में होती थी या यथाकथा संपन्न गांवों में भी। उन स्थानीय अमीरों के लिए पुस्तकालय खोलना प्रतिष्ठा की बात होती थी। 19वीं सदी के अंत से जाति भेद के बारे में तरह तरह की पुस्तिकाओं और निबंधों में लिखा जाने लगा था। निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता ज्योतिबाई फूले ने अपनी गुलामगिरी 1871 में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। 20वीं सदी के महाराष्ट्र में भीमराव अम्बेडकर और मद्रास में ईवी रामास्वामी नायकर ने, जो पेरियार के नाम से बेहतर जाने जाते हैं, जाति पर जोरदार कलम चढ़ाई और उनके लेखन पूरे भारत में पढ़े गए। स्थानीय विरोध आंदोलन संप्रदायों ने भी प्राचीन धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हुए नए और न्यायपूर्ण समाज का सपना बुनने की मुहिम में लोकप्रिय पत्र पत्रिकाएं और गुटेक छापे। कारखानों में मजदूरों से बहुत ज्यादा काम लिया जा रहा था और उन्हें अपने तजुर्बे के बारे में ढंग से लिखने की शिक्षा तक नहीं मिलती थी, लेकिन कानपुर के मिल मजदूर काशी बाबा 1938 में छोटे और बड़े सवाल लिख और छाप कर जातीय तथा वर्गीय शोषण के बीच रिश्ता समझाने की कोशिश की। 1935 से 1955 के बीच सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक और मिल मजदूर का लेखन सांची कविताएं नामक एक संग्रह में छापा गया। बंगलोर के सूती मिल मजदूरों ने खुद को शिक्षित करने के ख्याल से पुस्तकालय बनाए, जिसकी प्रेरणा उन्हें बम्बई के मिल मजदूरों से मिली थी। समाज सुधारकों ने इस प्रयासों को संरक्षण दिया। उनकी मूल कोशिश यह थी कि मजदूरों के बीच नशाखोरी कम हो, साक्षरता आए और उन तक राष्ट्रवाद का संदेश भी यथासंभव पहुंचे। उसके बाद प्रिंट और प्रतिबंध देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत ईस्ट इंडिया के कंपनी के तहत 1798 से पहले का औपनिवेशिक शासन सेंसरशिप या पाबंदी लगाने के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं थे। मज़ेदार बात यह तो है कि मौद्रिक सामग्री को नियंत्रित करने के इसके शुरुआती कदम कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने वाले और कंपनी के हुक्मरानों के काम को कोसने वाले अंग्रेजों के खिलाफ उठे। कंपनी को इस बात की चिंता थी कि इन आलोचनाओं का लाभ उठाकर इंग्लैंड में बैठे इनके निंदक कहीं भारत पर इनके व्यापारिक अधिकार पर हमला न बोल दे। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने 18 से 20 के दशक तक प्रेस की आज़ादी को नियंत्रित करने वाले कुछ कानून पास किए और कंपनी ने ब्रितानी शासन का उत्सव मनाने वाले अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहन देना चालू कर दिया। अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं के अखबार संपादकों द्वारा गुहार और अर्जी लगाने के बाद 1838 में गवर्नर जनरल बेटिंग प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा करने के लिए राजी हो गया। फिर उदारवादी औपनिवेशिक अफसर टॉमस मैकाले ने पहले की आज़ादियों को बहाल करते हुए नए कानून बनाए। 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदला। क्रोध अंग्रेजों ने देसी प्रेस का मुंह बंद करने की मांग की। जो भाषाई समाज पत्र राष्ट्रवाद से समर्थन में मुखर होते गए, त्यों औपनिवेशिक सरकार में बड़े कड़े नियंत्रण के प्रस्ताव पर बहस तेजी होने लगी। आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया। इससे सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट और सांप्रदायिक की सेंसर आने का व्यापक हक मिल गया। अब से सरकार ने विभिन्न प्रदेशों से
छपने वाले भाषाई अखबारों पर नियमित नजर रखनी शुरू कर दी। अगर किसी रपट को बागी करार दिया जाता था तो अखबार को पहले चेतावनी दी जाती थी, और अगर चेतावनी की अनसुनी हुई तो अखबार को जब्त कर लिया जाता था और छपाई की मशीनें छीन ली जाती थी। लेकिन दमन की नीति के बावजूद राष्ट्रवादी अखबार देश के हर कोने में बढ़ते फैलते गए। उन्होंने औपनिवेशिक कुशासन की रिपोर्टिंग और राष्ट्रवादी ताकतों की हौसला अफजाई जारी रखी और राष्ट्रवादी आलोचना को खामोश करने की तमाम कोशिशों का उग्र विरोध हुआ। जब पंजाब के क्रांतिकारियों को 1907 में काला पानी भेजा गया तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने केसरी में उनके प्रति गहरी हमदर्दी जताई। नतीजे के तौर पर उन्हें 1908 में कैद कर लिया गया। उसके परिणाम स्वरूप भारत भर में व्यापक विरोध हुए।